सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एस वाई बी कॉम का जो हमारा बिजनेस लॉ वन का जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1, उसका लेक्चर नंबर 3 लेने वाले, जिसके अंदर आज हम अपना असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे कि आखिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कौन से असेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और उन असेंशियल एलिमेंट्स के बिना वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड नहीं कहा जा सकता है। तो आज उन्हीं असेंशियल एलिमेंट्स को समझेंगे कि क्या है ये असेंशियल एलिमेंट्स और कौन से है जो कि सेक्शन 10 के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, तो आज एसेंशियल एलिमेंट्स को समझेंगे। वैसे तो आपके बुक के अंदर पहले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया है कि कौन से टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वॉइड, वॉइडेबल, उसके बाद आपको वो एसेंशियल्स बताए गए। बट हम पहले एसेंशियल्स को ही समझेंगे, उसके बाद आपको मैं काइंड्स ऑफ नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर आपको जो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो समझा दूंगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एसेंशियल एलिमेंट्स को ही समझेंगे। ठीक है, देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब क्या है। पहले एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब समझ लो कि एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब होता है कि मतलब ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, तभी जाकर वो चीज़ें परफॉर्म हो सकती है। ठीक है, मतलब एसेंशियल एलिमेंट का मतलब होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे अगर मान लो कि ये आप हो, ठीक है, और ये आपका दोस्त है। आपका दोस्त आपको पूछता है कि बता तू कैसी कंपनी में काम करना चाहेगा, मतलब कि कैसी कंपनी होगी तब तू उस कंपनी में काम करेगा। ठीक है, तो ये आपकी मतलब आपके दोस्त ने आपसे पूछा, आपने उसको बताया दो तीन चीज़, मतलब दो चार बातें कि हाँ उस कंपनी के अंदर सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, वो कंपनी के अंदर मेरे को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, अच्छी खासी पोस्ट होनी चाहिए, छुट्टी अच्छी खासी होनी चाहिए। ऐसे आपने अपनी लिस्ट बता दी कि ये सारी चीज़ें उस कंपनी में होनी ही चाहिए, तभी जाकर मैं उस कंपनी में काम करूँगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तो होनी ही चाहिए कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ असेंशियल एलिमेंट्स अगर उस कंपनी में होंगी तब मैं उस कंपनी में काम करूँगा। वैसे ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर आप चाहते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स कर सको, कल को जाकर अगर कोई डिस्प्यूट होता है आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो आप कोर्ट में जाकर उसे एनफोर्स करवा सको, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहे वो, तो उसके लिए उसके अंदर कुछ असेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कौन से असेंशियल एलिमेंट्स है, तो ये 6 वो असेंशियल एलिमेंट्स है जिनको आज हम एकदम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अगर इनमें से अगर एक भी असेंशियल एलिमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं रहता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो यही बात है। तो आप एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है वो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है सेक्शन 10 व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले बात तो ये देखो, हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट के जो असेंशियल एलिमेंट्स है ये बताए कहाँ गए हैं कि कहाँ पर मतलब लिखा हुआ है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 10 है उसके अंदर लिस्ट दी गई है पर्टिकुलरली कि मतलब ऐसे 6 चीज़ें हैं, 6 असेंशियल एलिमेंट्स है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये 6 असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं तो ऐसे टाइम पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड कहा जाएगा। और अगर आपके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये असेंशियल एलिमेंट्स नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो सेक्शन 10 के अंदर ये असेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं। एंड देखो यहाँ पर लिखा है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो आपको पता ही, आपने इतना सारी चीज़ें पढ़ ली है कि अगर कोई एग्रीमेंट होगा उसमें अगर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बट देखो यहाँ पर क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा कि आखिर क्या एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स देखो। तो देखो लिखा गया है यहाँ पर, all agreements are contract if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful objective and are not here be expressly declared to be void। मतलब क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, आप दिन भर में जितने भी एग्रीमेंट्स करते हो वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसके अंदर फ्री कंसेंट हो पार्टीज़ का, उसके बाद वो लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्टिव हो उसके अंदर, और वो वॉइड डिक्लेयर ना किया जाए। ठीक है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को, ये क्या चीज़ें हैं मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। सीधी सीधी सिंपल बात यही है, यहाँ पर कहने की बात यही है कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर उनके अंदर सारे असेंशियल एलिमेंट्स, ये जो फ्री कंसेंट और ये सब जो है ये इसके असेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, उसके बाद कंसिडरेशन, तो ये उसके असेंशियल एलिमेंट्स ही है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर उनके अंदर जो असेंशियल एलिमेंट्स अगर रहते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। यही कहने का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि नथिंग हियर इन कंटेनेड शॉल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया एंड नॉट हियर बी एक्सप्रेसली रिपीलेड बाय विच एनी कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिटन और इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस और एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब क्या कि ऐसा कुछ भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होना चाहिए जो कि अगेंस्ट हो लॉ के। मतलब मान लो लॉ कुछ बना हुआ है और उसके अगेंस्ट में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ऐसा भी कुछ नहीं होना
चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है आपका एग्रीमेंट, तो आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। साथ ही में अगर कोई ऐसी मान लो कोई कंडीशन है कि आपका जो एग्रीमेंट है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन में होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे मान लो आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको किसी आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि मैं तेरी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में खरीद लूँगा, तो ऐसे टाइप में वो जो प्रॉपर्टी है आप बोल कर या फिर लिख कर नहीं खरीद सकते। आपको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपने नाम पर कि हाँ ये प्रॉपर्टी अब मेरे नाम पे हो चुकी है और मैंने इसे खरीद लिया है, ठीक है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन या फिर डॉक्यूमेंटेशन जो भी मतलब एक्स्ट्रा जो वर्क रहता है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें अगर आपका एग्रीमेंट करता है, यानी सारे असेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल कर देता है आपका अगर एग्रीमेंट, तो आपका एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाने लायक हो जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर बात बोली गई है, बस इतनी ही चीज़ है। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि दिस प्रोविजन शॉल नॉट अफेक्ट एनी अदर लॉ इन इंडिया। वो वापस से वही चीज़ बोली गई है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो इंडियन लॉ को किसी भी प्रकार से अफेक्ट करे, अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। बाय विच एनी कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिटन और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस और एनी लॉ रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर ऐसा कुछ मतलब कि कोई भी अगर रिटन में है या फिर प्रेजेंस ऑफ विटनेस के अंदर अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करना है, ऐसी कोई आपकी मतलब बन जाती है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन में ही होना चाहिए, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर वैसे ही बन जाता है जैसी जैसी कंडीशंस है, तो ऐसे टाइप पर आपका एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाने लायक हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। अभी आपको मैं एसेंशियल्स आगे अभी बताऊंगा, ठीक है, एक एक करके हम डिटेल में एक एक को समझेंगे। उसके बाद देखो अब लीगल फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंदर देखो क्या चीज़ें बताई गई है कि अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन एज रिगार्ड द लीगल इफेक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट रिटन एंड अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ। मतलब क्या यहाँ पर बोला गया है कि देखो अगर आप देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, देखो जैसे हम नॉर्मली दिन भर में काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। अगर आप दुकान में जाते हो, दुकान में कोई चीज़ खरीदते हो, जैसे मान लो आप दुकान में डेटॉल साबुन खरीदने गए, दुकान में आपने बोला कि देखो एक डेटॉल साबुन मेरे को दे दो, उसने बोला ठीक है ये ले डेटॉल साबुन, ठीक है। तो वहाँ पर आप ओरली कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप ओरली बोलते हो डेटॉल साबुन मेरे को दे दो, मैं उसके बदले में 10 रुपये दे दूंगा, 15-20 रुपये जो भी है दे दूंगा, ठीक है। सामने वाला बोलता है ठीक है, आप ओरली कॉन्ट्रैक्ट करते हो और ओरली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म भी करते हो, फिर उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। अब साथ ही में काफ़ी सारे ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो जो रिटन में होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो कोई आप कोई सामान मान लो ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हो, तो वो जो मतलब जितनी भी चीज़ें रहती है वो ओरली नहीं करते हो, आप लिखित में मतलब जाकर वहाँ पर ऑनलाइन जो रहता है सारी चीज़ों को लिख देते हो कि हाँ भाई मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, आप परचेस कर लेते हो, ठीक है। तो देखोगे तो काफ़ी सारे हम कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, काफ़ी सारे ओरली हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मुंह से बोल कर करते हैं, काफ़ी सारे रिटर्न में करते हैं, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो लीगली इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। अगर मान लो कोई ओरली कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, मान लो आपने किसी को मुँह ज़बानी किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट को वो तोड़ देता है, तो आप चाहो तो मतलब वो भी कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल ही रहेगा। आप जाकर उसको कोर्ट में केस कर सकते हो उस आदमी के ऊपर कि देखो भैया इसने मेरे साथ ओरली कॉन्ट्रैक्ट किया था और फिर इसने ओरल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, ठीक है। तो लीगल इफेक्ट तो दोनों एक ही रहता है, बट कहा जाता है कि हमें रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही करना चाहिए, क्योंकि बात आ जाती है कोर्ट के अंदर कि मतलब हमको फिर प्रूफ करना पड़ जाता है कि हाँ तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि तुमने इसके साथ ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि वो सामने वाला मुकर सकता है ना, भाई मैंने तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया, मैंने तो बोला ही नहीं इसको, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पर बोला है कि लीगल इफेक्ट वैसे तो कुछ नहीं रहता, दोनों का लीगल इफेक्ट एक ही रहता है। इट इज़ हावेवर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेड इन रिटन, ठीक है। मतलब कहा जाता है कि भैया रिटन में ही आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, ये पार्टीज दोनों पार्टीज़ के लिए सही रहता है, क्योंकि बाद में हो सकता है कि कोई डिस्प्यूट आ गया तो एक पार्टी मुकर सकती है, इसलिए कहा जाएगा कि रिटन में ही बनाना चाहिए। इन सम केसेस द डॉक्यूमेंट इन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इज टू बी स्टैम्पेड, कि किसी केसेस में होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर स्टैम्प लगना चाहिए गवर्नमेंट का। ऐसे रहता है ना कि हमको मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की परमिशन आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। तो उस टाइम पर वो नेसेसरी बन जाता है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो स्टैम्प नहीं रहता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहला जाएगा। मतलब कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़, आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बढ़ जाती है। आप अगर आप चाहते हो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड रहे, ठीक है। जैसे अगर मान लो प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है तो ऐसे टाइम पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी रहता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो और सिर्फ मुंह जवानी बोल देते हो भैया मैं तेरे को अपनी प्रॉपर्टी बेचता हूँ, सामने वाला भी बोल दिया हाँ ठीक है, आपने उसको पैसे दे दिए, उसने बोला ले घर की चाबी अब तेरी प्रॉपर्टी हो गई, तो ऐसे टाइम पर वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी। अगर कल को मान लो कोई डिस्प्यूट होता है तो गवर्नमेंट आपको बोल सकती है तुम्हारा तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, ये तो इसके नाम पे ज़मीन है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आपको एक्स्ट्रा जो
जो काम रहता है वो भी करना पड़ सकता है आपके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखने के लिए। तो यही लिखा है कि इन सम अदर केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट बिसाइड बीइंग अ रिटन वन हैज़ टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, ये आपको रजिस्टर करवाना पड़ सकता है, रिटर्न होने के साथ में आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ सकता है उस डॉक्यूमेंट का, तभी जाकर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। दस वेयर देयर इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट दैट अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेड इन रिटन और इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, द स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटी मस्ट बी कंपाइलेड विथ। यहाँ पर बोला गया है कि काफ़ी सारी गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्मेलिटीज़ होती है जो कि आपको पूरी करनी पड़ती है अगर आप चाहते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, या फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो तो विटनेस रख के करवाओ, मतलब सामने 2-4 लोगों को साथ में मतलब बैठा कर कि हाँ देखो भाई हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर कल कोई कुछ मुँह करता है तो आपके पास प्रूफ है कि देखो आपने भी देखा था ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तभी जाकर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कहा जाएगा। ठीक है, तो यही बोला गया है कि 10 स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करनी होगी तभी जाकर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कहा जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर बताया गया था असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर एज अंडर। यहाँ पर बताया गया है कि कौन से असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, अगर आप चाहते हो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है सबसे पहला प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस क्या है, सबको एक एक करके हम समझेंगे अभी। तो देखो उसके बाद लिखा है कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेंट पार्टीज। उसके बाद फ्री कंसर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। एंड लास्ट वाला है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन इफ सो रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, मतलब यही वाली चीज़ यहाँ पर कि अगर कोई मतलब लॉ है कि आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रजिस्ट्रेशन या फिर राइटिंग में करवाना होगा, तो ऐसे टाइम पर आपको वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी तभी जाकर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहा जाएगा, वरना नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो इसके 6 असेंशियल एलिमेंट्स हैं आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, तो इनको अब एक एक करके समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं देन एसेंशियल एलिमेंट्स को। नाउ अब देखो सबसे पहला जो अपना असेंशियल एलिमेंट है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, इसका पहली बात तो ये समझ लेते हैं ये असेंशियल एलिमेंट कैसे है। तो देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी शुरुआत कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है एक एग्रीमेंट से और एग्रीमेंट की शुरुआत होती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से। ठीक है, जब तक कहीं पे भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होगा वहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। ओके, और आप ऑफर को प्रपोजल भी बोल सकते हो। तो कहीं पे भी अगर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस रहेगा तभी वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने की मतलब गुंजाइश है। ओके, तो यही यहाँ पर बोला गया है कि जो फर्स्ट इसका असेंशियल एलिमेंट है, मतलब जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, वो यही है कि उसके अंदर पहली बात तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी जाकर एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वही इसलिए यहाँ पर लिखा है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ये सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट है। ओके, तो देखो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं उसको पढ़ते हैं, और यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की। तो लिखा हुआ है, देखो तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए डेफिनेशन। लिखा है देखो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। मतलब क्या कि जब एक आदमी, वन पर्सन सिग्निफाई करता है, दिखाता है या फिर जताता है दूसरे को अपनी विलिंगनेस। ठीक है, विलिंगनेस का मतलब होता है कि मतलब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ या फिर तेरे लिए क्या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब्सटेन का मतलब होता है नॉट टू डू समथिंग। जैसे अगर मान लो कि मैं सामने वाले को ऑफर देता हूँ कि अगर तू मेरे को ये पैसे दे देगा, मतलब अपना ये सामान दे देगा, तो मैं ये जो पैसे है ये तेरे घर वालों को, मतलब या फिर तेरा मान लो रिजल्ट जो रहेगा जिसमें तू फेल हो चुका है वो तेरे घर वालों को नहीं दूंगा। ठीक है, नहीं दिखाऊंगा तेरे घर वालों को रिजल्ट। ठीक है, तो मैं ये ऑफर दे रहा हूँ कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। एब्सटेन का मतलब होता है नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, तो ऑफर में ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ ऑफर दूं कि मतलब मैं कुछ तेरे लिए नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑफर क्या दे रहा हूँ कि भाई तू अगर मेरे को अपना सामान दे देगा तो तेरा जो रिजल्ट है जिसमें तू फेल हो गया है वो तेरे घर वालों को मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ ऑफर दे रहा हूँ। ओके, तो यही यहाँ पर बोला गया है कि व्हेन वन पर्सन, एक आदमी सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई का मतलब जताना, कि जब एक आदमी जताता है दूसरे आदमी को अपनी विलिंगनेस कि मैं तेरे लिए कुछ करूं या फिर तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट। असेंट का मतलब अप्रूवल होता है कि सामने वाला मुझे अप्रूवल दे दे, इस व्यू में मैं ऑफर दे रहा हूँ डैट अदर सच एक्ट और अब्सटेनेंस, की जो भी मैं उसके लिए मतलब करने वाला हूँ कि मतलब मैं इस व्यू में उसको ऑफर दे रहा हूँ सामने वाले को कि मैं उसके लिए जो भी काम करूँगा वो उसके लिए मेरे को अप्रूवल दे देगा, ठीक है भाई मैं तेरा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो इस व्यू में उसको मैं प्रपोजल मारता हूँ, तो उसी को हम बोलते हैं प्रपोजल। ठीक है, या फिर ऑफर भी बोला जा सकता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, मे बी ना समझ आई हो, वापस से थोड़ा वीडियो को पीछे करो, 2-3 बार सुनो, समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसको रीड करोगे भी तो समझ आ जाएगा। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और अब्सटेनेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। ठीक है, कि कहा जाएगा कि ये प्रपोजल कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, व्हेन वन पर्सन शॉल सिग्निफाई और मेक अ प्रपोजल और ऑफर टू द अदर with a view to obtaining the acceptance of that another person to whom
द ऑफर इज मेड, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। ठीक है, कि जब प्रपोजल मान लो मैंने ऑफर को मार दिया, मैंने ऑफर दे दिया सामने वाले को, जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कोई सामान है, ठीक है, कोई भी सामान है, मेरे को ये दुकान का सामान बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको ऑफर दिया कि काम करो ये सामान मेरे को दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, तुम्हारे लिए मैं कुछ कर दूंगा। ठीक है, मैंने अपनी विलिंगनेस दिखाई कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर दूंगा, टू डू समथिंग। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, तुम्हें तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है, इस व्यू में कि भाई मेरा सामने वाला जो है वो मेरा ऑफर मान लेगा, अप्रूवल दे देगा मेरे को। ठीक है, अब जैसे ही मैंने उसे ऑफर दिया, उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसने बोला ठीक है भाई दे दे मेरे को पैसा, मैं तेरे को सामान दे देता हूँ। जैसे ही ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो ये जो प्रपोजल है वो बन जाता है एक प्रॉमिस। ठीक है, मतलब जैसे ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक प्रॉमिस बन जाएगा, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। ओके, उसके बाद आगे लिखा है कि व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। वही वापस से चीज़ बोली गई है कि जब एक आदमी जो रहेगा वो अपने सिग्निफाई करेगा अपना असेंट, कि मतलब ये जो दूसरा आदमी है वो अपना असेंट दिखा देगा कि हाँ भाई ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अप्रूवल देता हूँ, तो ऐसे टाइम पर वो जो प्रपोजल होगा वो कहा जाएगा कि वो एक्सेप्टेड हो चुका है प्रपोजल। एंड फिर उसके बाद वो जो प्रपोजल होगा जब एक्सेप्टेड हो जाएगा तो वो एक प्रॉमिस बन जाएगा। ओके, तो वही यहाँ पर चीज़ें बोली गई है। मे बी आपको फर्स्ट इसका असेंशियल एलिमेंट समझ आ गया होगा। देखो अब दूसरा जो असेंशियल एलिमेंट है वो है कंसीडरेशन। ठीक है, तब कंसीडरेशन असेंशियल एलिमेंट कैसे, तो वो आपको बता देता हूँ। तो देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, अगर आप चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना और उसको अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी रहे, तो उसके अंदर कंसीडरेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसमें कंसीडरेशन नहीं है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप वैलिड नहीं कह सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो एग्रीमेंट का अगर आप फॉर्मूला देखोगे एज पर द रूल, अगर आप देखोगे तो एग्रीमेंट का रूल ये है कि पहली बात उसके अंदर प्रॉमिस होने चाहिए, दो ऐसे प्रॉमिसेस होने चाहिए, साथ ही में कंसीडरेशन होना चाहिए, सेट ऑफ प्रॉमिसेस विद कंसीडरेशन, तब जाकर एक एग्रीमेंट क्रिएट होता है। ओके, तो अगर उस किसी एग्रीमेंट के अंदर कंसीडरेशन ही नहीं है तो ऐसे टाइम पर वो एग्रीमेंट नहीं बन पाएगा और ऐसे टाइम पर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर कंसीडरेशन होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तभी जाकर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। तो ये इसलिए इसका सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है। ओके, अब कंसीडरेशन क्या होता है, हो सकता है कुछ लोगों को पता ही ना हो कंसीडरेशन, या फिर हल्की फुल्की चीज़ें याद हो, थोड़ी बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन हो, तो आपको बता देता हूँ। देखो कंसीडरेशन का मतलब होता है कि हमको बदले में कुछ मिलना, उसको हम कंसीडरेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये अंकित है और ये करण है। ठीक है, दो लोग हैं अंकित और करण। अंकित ने ऑफर दिया करण को कि देख मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा अगर तू मेरे को अपना बिल्डिंग मेरे को दे देगा। ठीक है, बिल्डिंग में कोई फ्लैट है वो मेरे को बेच देगा, 10,000 रुपये तेरे को दे दूंगा। ठीक है, मैंने इसको ऑफर दिया, इसको भी पैसे की जरूरत थी, करण को भी पैसे की जरूरत थी, उसने बोला ठीक है मेरे को दे दे, तू मेरे को 10,000 रुपये, मैं तेरे को अपना बिल्डिंग का फ्लैट दे दूंगा। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं। अंकित प्रॉमिस कर रहा है करण को, क्या प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है, अब अंकित को उस 10,000 के बदले में क्या मिलने वाला है, करण उसे 10,000 के बदले में अपना फ्लैट देने वाला है, बिल्डिंग देने वाला है। ओके, तो यहाँ पर उसका कंसिडरेशन क्या हो रहा है कि उसको बिल्डिंग मिलेगी, और करण के लिए कंसिडरेशन क्या है, तो उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, अपने बिल्डिंग के बदले में। तो यहाँ पर कंसिडरेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। और यहाँ पर देखोगे तो कंसिडरेशन बन रहा है दोनों के बीच के अंदर, दोनों के अंदर कंसिडरेशन है, तो इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वैलिड कहा जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो मतलब कंसिडरेशन से रिलेटेड कि जब सामने वाला एक आदमी जब प्रॉमिस करता है तो जब दूसरा वाला वो अपना एक मतलब दूसरा रेसिप्रोकल प्रॉमिस करता है, तो वो जो दूसरा प्रॉमिस होता है वो सामने वाले के लिए कंसिडरेशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो मैंने अंकित ने सबसे पहले प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है, ये पहला प्रॉमिस था। फिर उसके बाद करण ने प्रॉमिस किया दूसरा प्रॉमिस कि भाई मैं तेरे को अपना बिल्डिंग दे दूंगा। तो ये जो दूसरा प्रॉमिस है वो अंकित के लिए कंसिडरेशन है, और ये जो पहला प्रॉमिस है वो करण के लिए कंसिडरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बोली गई है। ओके, तो कंसिडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन होता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं रहेगा, वो वॉइड कह दिया जाएगा। ओके, तो यही बात है। जैसे अगर मान लो आपके घर में ही होता है नॉर्मली कि आपकी बहन है या फिर आपका भाई आपको बोलता है कि देख अगर तू पढ़ाई लिखाई करके अच्छा मार्क्स आ जाएगा तो मैं तेरे को जो है एक फ़ोन दिला दूंगा, तो वहाँ पर कंसीडरेशन नहीं होता है, आपकी बहन को या फिर आपके भाई को कुछ नहीं मिलने वाला है, जो भी मिलेगा आपको मिलेगा। तो इसलिए वो जो एग्रीमेंट होगा वो एक कह सकते हो वहाँ पर कंसीडरेशन नहीं है, तो इसलिए वो जो एग्रीमेंट है वो एक वॉइड कहा दिया जाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ओके, तो यही बात है। ओके, तो यहाँ पर अब पॉइंट्स में क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर का मतलब होता है जो प्रॉमिस करता है। जैसे ऐसे टाइम पर देखो तो अंकित प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉमिसर है, और जो प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है, ऑफर को एक्सेप्ट करता है, उसको बोला जाता है प्रॉमिसी। ठीक है, तो प्रॉमिसर
प्रॉमिसर और ये प्रॉमिसी है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, यानी प्रॉमिसर की जो भी डिज़ायर होती है, यानी जो भी उसने ऑफर दिया है प्रॉमिसी को, द प्रॉमिसी और द एनी अदर पर्सन, जिसको भी प्रॉमिसर ने ऑफर दिया है, हैज़ डन और abstain from doing और does और abstain from doing और promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence और promises called as consideration for the promise। मतलब क्या है, देखो काफ़ी कंफ्यूजन वाला वर्ड्स है, बट यहाँ पर काफ़ी इजी बात है। देखो एक ही चीज़ को थोड़ा कंफ्यूज करके बोला गया है कि देखो जो प्रॉमिसर होता है, यानी अंकित जो है, जैसे मान लो यहाँ पर ये अंकित प्रॉमिसर है, ऑफर देने वाला है, ठीक है, और ये जो प्रॉमिसी है जिसको हम ऑफरी भी बोलते हैं, और ये इसको हम ऑफरर बोलते हैं, इसको ऑफरी भी बोला जाता है। ओके, तो ये जो प्रॉमिसर है, ये जो अंकित है, ये चाहता क्या है, ये प्रॉमिसी से कुछ करवाना चाहता है, ठीक है, क्या चाहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे को बेच दे, ठीक है। तो ये इसकी डिज़ायर है, प्रॉमिसर की डिज़ायर है कि प्रॉमिसी जो है या फिर जो भी दूसरा आदमी है वो अपनी प्रॉपर्टी, यानी वो मेरे लिए कुछ करे, मेरा जो उसकी जो प्रॉपर्टी वो मेरे को बेच दे, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि जब प्रॉमिसर की जो डिज़ायर होती है, जो दूसरा प्रॉमिसी होता है वो पूरी करता है, हैज़ डन, या फिर नहीं करने की कुछ डिज़ायर है, ठीक है। जैसे मान लो अंकित उसको बोलता है कि अपनी प्रॉपर्टी तू इस आदमी को मत बेचना, ठीक है, यानी कुछ नॉट टू डू समथिंग करने के लिए मैंने उसको, मेरी ये डिज़ायर है कि वो ये जो करण है वो कुछ ना करे, ये मेरी डिज़ायर है। और वो अगर ऐसा कुछ कर देता है कि और abstain फ्रॉम डूइंग, कि कुछ ना करने के लिए वो कुछ ऐसा कर देता है, मतलब जो प्रॉमिसी होता है वो उसकी बात सुनकर, प्रॉमिसर की बात सुनकर वो कुछ नहीं करता है, तो ऐसे टाइम पर कहा जाएगा कि ये जो काम किया गया है, ये मतलब ये जो चीज़ हुई है वो प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन का काम कर रही है, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि द प्रॉमिसी, वापस आपको पढ़ के थोड़ा सा अच्छे से वापस से समझा देता हूँ। देखो लिखा है कि व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, ठीक है, प्रॉमिसर की डिज़ायर पर जो प्रॉमिसी और जो अदर पर्सन होता है हैज़ डन और abstain फ्रॉम डूइंग, कुछ कर देता है या फिर कुछ नहीं करता है उसकी बात सुनकर, या फिर यहाँ पर लिखा है और डूज और abstain फ्रॉम डूइंग, कि कुछ कर देता है या फिर कुछ नहीं करता है, या फिर और promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called as consideration for the promise। और जब ऐसा कुछ किया जाता है कि प्रॉमिस, मतलब कि प्रॉमिसर की इच्छा अनुसार उसके डिज़ायर के हिसाब से प्रॉमिसी जो रहता है वो कुछ करता है या फिर कुछ नहीं करता है, तो ऐसे टाइम पर ये जो एक्ट किया जाता है कुछ ना करने का या फिर कुछ करने का जो एक्ट होता है, इसी को कहा जाता है कंसिडरेशन प्रॉमिस का, ठीक है, सामने वाले के लिए, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है। काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है लेकिन फिर भी समझ आ गया होगा मे बी। ओके, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीज़ें होती है। सबसे पहला होता है प्रॉमिस एंड दूसरा होता है कंसिडरेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर एग्रीमेंट लिखना चाहिए था, ठीक है, कि हर एक एग्रीमेंट के अंदर दो चीज़ें होती है, प्रोमिसेस होती है और कंसिडरेशंस होते हैं फॉर द प्रॉमिस, ठीक है। अ प्रॉमिस इज ऑफ्टन मेड इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस, कि मतलब एक प्रॉमिस जो होता है उसको मतलब एक रिटर्न में एक और प्रॉमिस मिलता है। जब सामने वाला एक प्रॉमिस करता है तो वहाँ से एक और प्रॉमिस मिलता है, और वो जो प्रॉमिस होता है आप उसी को कंसिडरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ओके, तो यहाँ पर बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, प्रॉमिस और कंसिडरेशन होता है। ओके, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, एज अ जनरल रूल द एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन नहीं रहता है तो वो वॉइड कह दिया जाएगा। वॉइड मतलब कि उसकी कोई भी लीगल मतलब इन्फोर्सिबिलिटी नहीं रहेगी, आप कोर्ट में जाकर उसके ऊपर इन्फोर्स नहीं करवा सकते फिर उस एग्रीमेंट को, ठीक है, और वो फिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह पाएगा। ओके, तो यही लिखा है कि द प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस इज रिटर्न इज कंसिडरेशन, कि एक प्रॉमिस के बदले में जब दूसरा प्रॉमिस किया जाता है तो उसको बोला जाता है कंसिडरेशन। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन एग्जांपल दिया गया है, जो कि मैंने ही आपको अभी एग्जांपल दिया था ना, ये अंकित और ये करण का, वही वाला एग्जांपल है। यहाँ पर लिखा है कि ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी, कि ए जो है मतलब मान लो जैसे ये करण ए है और ये बी है, ठीक है। ए जो है वो एग्री होता है बी को 10,000 में अपना प्रॉपर्टी बेचने के लिए, ठीक है, मतलब करण जो है वो अंकित को 10,000 रुपये में अपना बिल्डिंग बेचने के लिए तैयार हो चुका है। हियर ए प्रोमिसेस टू सेल हिज हाउस इज फॉर बी इज कंसिडरेशन, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए जो है वो बी को बेचेगा, तो बी का जो कंसिडरेशन, ए का जो कंसिडरेशन रहेगा वो 10,000 रहेगा, कि भैया करण को जो है वो अपनी बिल्डिंग के बदले में 10,000 मिलेगी। और यहाँ पर लिखा है कि 20, वहीं पे अगर बी का देखो यानी अंकित की बात करें तो अंकित को क्या मिलेगा, तो अंकित 10,000 रुपया पे करेगा और उसके बदले में उसको ए का हाउस मिलेगा जो उसका कंसिडरेशन है, ठीक है। तो वही यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। तो एन एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ओनली इफ इट इज मेड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर ये बोला गया है कि कोई भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है अगर उसके अंदर एक लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। मतलब क्या, कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो कंसिडरेशन हो वो लॉफुल होना चाहिए, उसको लॉ मना ना करता हो। जैसे अगर मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन क्या, आपने बोला देखो जैसे ये आप हो, ठीक है, ये मान लो जैसे अंकित है,
ठीक है। और ये करण है, करण मान लो कोई गुंडा है, कोई बहुत बड़ा डॉन है, ओके। अब आपने करण को ऑफर दिया कि देख भाई तू जो है वो इस आदमी का मर्डर कर दे, ठीक है, ये कोई आपका दुश्मन है, आपने बोला कि इस दुश्मन का मर्डर कर दे और मैं तेरे को इतना 10,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है। आपने यहाँ पर देखोगे तो आपका कंसिडरेशन क्या है, अंकित का कंसिडरेशन है कि उसको पैसे के बदले में उसकी लाश मिलेगी, ठीक है, मतलब मर्डर हो जाएगा उसका कंसिडरेशन यही है। और ये जो कंसिडरेशन है ये लॉफुल नहीं है, लॉ इसके लिए मतलब परमिशन नहीं देता है आपको, ठीक है। तो लॉफुल कंसिडरेशन क्योंकि इसके अंदर नहीं है तो ये एक इलीगल एग्रीमेंट बन जाता है और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये बोला गया कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी होता है कि अनलॉफुल कोई भी चीज़ होगी तो आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब आपका कंसिडरेशन लॉफुल होगा और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है, मतलब आपका एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए, कोई भी लॉ ऐसा मना ना करता हुआ, इलीगल काम नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ओके। यही बोला गया, जैसे यहाँ पर बोला गया द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ अनलॉफुल, मतलब आपका जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल हो सकता है अगर ये सारी पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ फॉरबिटेड बाय लॉ, अगर मान लो आपकी कंसिडरेशन ऐसा कुछ है जिसको लॉ मना करता है, जैसे मान लो आप ड्रग्स का स्मगलिंग करवाना चाहते हो, आपका कंसिडरेशन ये है कि आप सामने वाले को पैसा दोगे उसके बदले में आपको ड्रग्स मिलने वाले हैं, ठीक है, जिसको लॉ मना करता है, तो ऐसे टाइम पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड कह दिया जाएगा और आपका एक मतलब कह सकते हो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो वैलिड नहीं रहेगा, ओके। उसके बाद आगे लिखा है इट इज़ ऑफ सच अ नेचर दैट इफ़ परमिटेड इट विल डिफीट द प्रोविजन एनी ऑफ एनी लॉ, ठीक है, कि मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका जो कंसिडरेशन है वो ऐसे नेचर का है कि अगर इस कंसिडरेशन को कर दिया जाए तो ऐसे टाइम पर हो सकता है कि गवर्नमेंट का या फिर जो भी लॉ रहेगा कोई भी नेशन का वो कुछ गड़बड़ हो सकती है उस लॉ के अंदर, मतलब लॉ टूट सकता है, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो, आपका कंसिडरेशन ये है, तो ऐसे टाइम पर लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ये भी आपका कंसिडरेशन खराब है, अनलॉफुल है, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात यही है कि अगर आपका कंसिडरेशन कोई खराब चीज़ें है, कोई इलीगल आप काम करना चाहते हो, कोई अनलॉफुल काम करने के लिए आपका कंसिडरेशन है, तो ऐसे टाइम पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड नहीं रह पाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा है इफ़ इट इज़ फ्रॉडुलेंट, ठीक है, कोई फ्रॉड से रिलेटेड आपका कंसिडरेशन, आप फ्रॉड करना चाहते हो किसी के साथ में, ये आपका कंसिडरेशन है, तो ऐसे टाइम पर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। इन्वॉल्व और इम्पल्स इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, मान लो आप किसी की सुपारी दे रहे हो या फिर किसी की प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो, आप किसी भाई को बोलते हो भाई इसकी प्रॉपर्टी छिनवा कर मेरे को दे दे, मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, आपका कंसिडरेशन ऐसा कुछ है, तो ये भी अनलॉफुल है, तो ऐसे टाइम पर भी आपका जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड नहीं रहेगा। और यहाँ पर लास्ट लिखा है द कोर्ट रिगार्ड इट इज़ एज इमोरल और अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसीज, अगर मान लो पब्लिक पॉलिसीज यानी गवर्नमेंट के मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके खिलाफ में अगर रहते हैं, लॉ के खिलाफ में रहते हैं, कोर्ट उसे मना करता है आप ऐसा मत करो, और ऐसा कोई कंसिडरेशन अगर आपका है तो ऐसे टाइम पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसिडरेशन होगा वो अनलॉफुल कहा जाएगा, वो लॉ उसे मना कर रहा है और ऐसे टाइम पर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला गया कि इन ईच ऑफ दिस केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल, और ऐसा कोई भी अगर केस आता है तो ऐसे टाइम पर आपका जो कंसिडरेशन होगा कॉन्ट्रैक्ट का उससे अनलॉफुल कहा जाएगा। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड, ठीक है। और अगर हर एक देखा जाए कि हर एक एग्रीमेंट जो है अगर मतलब कोई भी एग्रीमेंट अगर उसका जो ऑब्जेक्टिव है या फिर जो उसका कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड कह दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें है, मे बी आपको कंसिडरेशन समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो तीसरा जिसका एसेंशियल एलिमेंट है वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब क्या कि देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिसके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ज़रूरी है कि वो जो आदमी है उसकी उतनी कैपेसिटी हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सके, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आप किसी बच्चे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और कल को वो बच्चा मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता है, तो ऐसे टाइम पर आप उस बच्चे के ऊपर केस नहीं कर सकते कि देखो बच्चे ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, बच्चा तो पूरा ही नहीं कर रहा अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको जेल में डालो, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्चा जो है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि जिस भी पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की, और अगर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं रहती है तो ऐसे टाइम पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा, फिर आप उसे एनफोर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया, इसलिए ये थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है कि आप चाहते हो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड रहे तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, ओके। तो देखो लिखा हुआ है कि सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी हर एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है सेक्शन 11 के हिसाब से, ठीक है। हु इज, ठीक है, जो मतलब एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ
to which he is subjected and who is of sound minded and is not disqualified from contracting by any law to which he is subjected। मतलब क्या, यहाँ पर ये बोला गया है कि सेक्शन 11 के हिसाब से हर एक आदमी जो है कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है किसी के साथ भी, मतलब हर एक पार्टीज के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे लड़का हो लड़की हो छोटी जात का कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो अगर वो आदमी जो है एज ऑफ मेजॉरिटी को पार कर चुका है। ठीक है, एज ऑफ मेजॉरिटी मतलब 18 साल से ऊपर हो चुका है। अब मान लो कोई छोटे बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वैलिड नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पर्सन है जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो एज ऑफ मेजॉरिटी को पार कर चुका होना चाहिए, बच्चा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, साथ ही में साउंड माइंडेड होना चाहिए। साउंड माइंडेड का मतलब होता है होशो आवाज़ में होना चाहिए। अब कोई बेवड़ा है दारू पी के आ रहा है, मतलब बेवड़ा है कोई दारू वारू पी लिया है और ऐसे टाइम पर अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो जो आदमी था जो उस टाइम पे नशे में था वो बोलेगा कि भाई मैं तो नशे में था, मेरे को तो पता ही नहीं था मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट को तो मैं मानूंगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी टाइम पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि भाई आदमी जो था वो साउंड माइंडेड में नहीं था, अपने होशो आवाज़ में नहीं था। ओके, तो इसलिए सेकंड मतलब कि यहाँ पर कि आदमी जो रहना साउंड माइंडेड होना चाहिए, होशो आवाज़ में होना चाहिए, साथ ही में लॉ जो है उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि लॉ जो है ऐसा आदमी मतलब कोई भी पर्सन है लॉ उसको मना नहीं करना चाहिए कि ये आदमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। मान लो कोई चोर लुटे रहा है, ठीक है, और लॉ जो है उसको मतलब उसके ऊपर कोई मान लो पनिशमेंट लगी है, कोई मान लो ये जैसे ये आदमी है ये बहुत बड़ा कोई लुटेरा है, ठीक है, बैंक से पैसा वैसा लूट के आया था और बोला गया है लॉ जो है मना किया है कि इसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, और आप इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे, तो अगर आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो ऐसे टाइम पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आपने ऐसे आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपका जो पर्सन है यानी जो पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करने वाली वो अगर एज ऑफ मेजॉरिटी को पार कर चुकी है, साउंड माइंडेड है, होशोवाज में, और लॉ अगर उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं करता है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब नहीं वैलिड रहेगा, वॉइड बन जाएगा। ओके, तो ये इसका थर्ड असेंशियल एलिमेंट है। ओके, उसके बाद देखो अब जो अपना फोर्थ असेंशियल एलिमेंट है वो है फ्री कंसर्न। अब देखो फ्री कंसर्न का मतलब क्या होता है, देखो फ्री कंसर्न का मतलब होता है, देखो कंसर्न का मतलब होता है सहमति देना। जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप किसी के साथ में भी, तो वहाँ पर आपका जो कंसर्ट है यानी आपकी जो सहमति है वो होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मान लो यहाँ पर ये अंकित है ये करण है, ठीक है, अब ये दोनों चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना कि अंकित चाहता है कि मैं अपना घर जो है वो 1 लाख रुपये में बेचना चाहता हूँ, और ये जो करण है वो भी बोलता है ठीक है 1 लाख रुपये में मेरे को अपना प्रॉपर्टी बेच दे, ठीक है, अपना घर बेच दे। तो यहाँ पर देखो दोनों की सहमति, दोनों का कंसर्ट है। ओके, अब फ्री कंसर्ट का मतलब क्या होता है, तो देखो फ्री कंसर्ट का मतलब होता है जैसे मान लो अब ये जो करण है मान लो ये आपके ऊपर बंदूक रख देता है, अंकित के ऊपर बंदूक रख देता है, सिर पे गोली बंदूक रख देता है, बोलता है गोली मार दूंगा अगर तू मेरे को अपना घर बेचा नहीं 10,000 रुपये में। ठीक है, इसने बोला 10,000 रुपये में अपना घर बेच दे मेरे को, नहीं तो गोली मार दूंगा। अब ऐसे टाइप पर आपने डर के मारे आपने बोला ठीक है मैं अपना प्रॉपर्टी बेच दूंगा, आपने कंसर्ट अपना दे दिया कि ठीक है मैं सहमति मानता हूँ, मैं मान लेता हूँ, ठीक है मैं दे दूंगा तेरे को अपना घर। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो आपका जो कंसर्ट है वो फ्री नहीं है, आपने प्रेशर की वजह से अपना कंसर्ट दिखाया, जो कि कह सकते हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको ज़बरदस्ती लाया गया है। ठीक है, आप चाहते नहीं थे इस कॉन्ट्रैक्ट को करना। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसर्ट जो है वो फ्री नहीं होता है, किसी प्रेशर या फिर किसी अलग कारण की वजह से आता है और आप खुद से नहीं चाहते उस कॉन्ट्रैक्ट को करना, फ्री कंसर्ट नहीं है वहाँ पर आप अगर आपका, तो ऐसे टाइम पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड नहीं कहा जाएगा, उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पर कि ये इसका फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट है कि हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर फ्री कंसर्ट होना चाहिए पार्टीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पॉइंट्स लिखे उसको पढ़ते हैं कि पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव देयर फ्री कंसर्ट, कि हर एक पार्टी जो रहेगी चाहे वो मैं हूँ या फिर दूसरा कोई पर्सन हो, दोनों पार्टीज जो है उनका फ्री कंसर्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। द पार्टीज मस्ट बी एट एड ईडीएम, फॉर एग्जाम्पल बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कि मतलब दोनों जो पार्टीज है, एड ईडीएम का मतलब वही होता है फ्री कंसर्ट। ठीक है, कि मतलब दोनों जो पार्टीज है वो एक ही चीज़ के ऊपर सेम थिंग, मतलब जैसे यहाँ पर मान लो कि ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि ये जो आदमी है अंकित जो है वो अपना प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, घर बेचना चाहता है ये वाला, और ये जो दूसरा करण है ये भी जानता है कि ये अंकित ये वाला घर बेचना चाहता है 1 लाख रुपए में। दोनों के जो है सेम सेंस में जानते हैं, सेम थिंग को जानते हैं कि हाँ भाई हम दोनों किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कितने में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। और उस टाइम पर तब अगर एग्री करते हैं कि हाँ भाई हम दोनों एग्री करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, चलो एग्री कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं वो भी फ्री कंसर्ट के साथ में, तो ऐसे टाइम पर कहा जाएगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है। ठीक है, तो यही लिखा है कि द पार्टीज मस्ट बी, मतलब कि ऐसा होना ही चाहिए कि पार्टी जो है वो फ्री कंसर्ट दिखाए, जैसे कि दोनों पार्टीज जो रहेगी मतलब दोनों जो पार्टीज रहेगी
वो बोथ पार्टीज मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कि एक ही चीज़ के ऊपर दोनों एक सेंस में ही एग्री करना चाहिए। टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसर्न व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब दोनों एक सेंस में रहते हैं तो बोला जाता है कि दो या फिर दो से ज़्यादा जितने भी लोग मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उन सबका कंसर्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जब उन लोग एग्री करते हैं सेम थिंग इन सेम सेंस में। ठीक है, अब यहाँ पर आगे लिखा है देखो कि मियर कंसर्ट इज़ नॉट इनफ, यानी क्या कि आपका जो कंसर्ट है अगर वो मियर रहता है, मतलब ऐसा रहता है कि मतलब सिर्फ आप चाहते हो, मतलब आप कंसर्ट आपका दिखा नहीं रहे टोटली। मतलब जैसे अगर मान लो जैसे ये अंकित है, ठीक है, अब अंकित जो है वो सिर्फ ये सोचता है कि अगर मेरे को अभी 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, अगर कोई मेरे को 1 लाख रुपए दे दे तो मैं अपना घर भी बेचने के लिए उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप ये नहीं सीधा सीधा बोल रहे हो करण को डायरेक्टली कि भाई तू मेरे को 1 लाख रुपए दे, मैं अपना घर बेच दूंगा। ये आपका सिर्फ मियर कंसर्ट है, मतलब एक विश टाइप में खाली। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आप ये कह नहीं सकते हो कि यहाँ पर आपका कंसर्न टोटली है कि आपको कोई 1 लाख रुपए दे दे तो आप उसको घर बेच ही दोगे। ठीक है, ये सिर्फ आपका मियर मतलब थोड़ा बहुत ही आपका कंसर्न दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये वैलिड नहीं माना जाएगा। मियर कंसर्ट इनफ नहीं है, एक आपका टोटली कंसर्ट होना चाहिए कि हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट उस आदमी के साथ करना चाहते हो इस पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, आगे देखो क्या लिखा है कि कंसर्ट ऑफ पार्टीज मस्ट बी फ्री होना चाहिए, कंसर्न्स को भी प्रेशर की वजह से नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इट मस्ट नॉट हैव बीन ऑब्टेनेड बाय, यानी क्या कि आपका जो कंसर्ट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो इन चीज़ों की वजह से नहीं होना चाहिए। ये जो 5 चीज़ें हैं, अगर इनके वजह से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसर्ट आता है तो कहा जाएगा कि आपका जो कंसर्ट है वो फ्री नहीं है, और फ्री नहीं है जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोरिजन। ठीक है, कोरिजन का मतलब होता है कि जोर जबरदस्ती से आपको कॉन्ट्रैक्ट में लाना। जैसे अगर मान लो कि अंकित जो है उसके ऊपर ये करण जो है वो बंदूक रख देता है और बोलता है कि देख तेरे को गोली मार दूंगा अगर तू जो है मेरे को मतलब अपना घर नहीं बेचता है 10,000 रुपये में। ओके, तो यहाँ पर देखो तो कोरिजन की वजह से हुआ है, मतलब आपको जोर जबरदस्ती किया गया है तब जाकर आपने अपना कंसर्न दिखाया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट होता है अंडू इन्फ्लुएंस। अंडू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि मान लो अब जैसे कि आप करण के ऊपर भरोसा करते थे, अंकित है, ये करण है, दोनों अच्छे दोस्त थे। ठीक है, आप उसके ऊपर भरोसा करते थे, इसने आपको मतलब धोखे से आपका मतलब आपका भरोसे का गलत फ़ायदा उठा लिया जिसकी वजह से आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ला दिया। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर वो भी बोला जाएगा कि आपका वहाँ पर कंसर्ट फ्री नहीं था, उसने आपका भरोसा का अपने इन्फ्लुएंस का गलत फ़ायदा उठाया। ठीक है, आपका जो भी उसका इन्फ्लुएंस था आपके ऊपर उसका गलत फ़ायदा उठाया और जिसकी वजह से उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ला दिया। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपका कंसर्ट फ्री नहीं है, तो इसलिए वो भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कहा जाएगा। उसके बाद फ्रॉड हो गया। ठीक है, फ्रॉड का मतलब जैसे कि आपको मैंने झूठ बोलकर मैंने गलत चीज़ें कर आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ला दी, कि मैंने बोला देखो भाई मैं तेरे को मतलब जैसे मान लो कि ये पर्सन अंकित है, ठीक है, ये करण है, अंकित जो है वो मान लो ये घर जो है नकली घर है, ठीक है, पुट्ठे का घर लगाकर बना दिया है खाली, और ये जो करण है उसको बोला कि देख तू मेरे को 1 लाख रुपए दे देगा तेरे को घर बेच दूंगा। करण ने जो है वो 1 लाख रुपए दे दिए, बाद में पता चलता है ये जो घर है ये तो पुट्ठे का घर है, नकली घर है, तो असली है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये फ्रॉड की वजह से हो, यहाँ पर भी आप करण का फ्री कंसर्ट नहीं था, तो ऐसे टाइम पर ये भी जो है या ये भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो चौथा जो रीज़न रहेगा, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट नहीं होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि मतलब कुछ गलती से कुछ गलत दिखा देना। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं इसको अपना कोई सामान बेचना चाहता हूँ, ठीक है, अब मेरे को पता ही नहीं वो सामान जो है वो ख़राब हो गया है सामान। ठीक है, कोई भी मान लो जैसे खाने पीने का सामान है वो ख़राब हो गया, मेरे को खुद भी नहीं पता है और मैंने वही सामान इसको बेचने के लिए दिखा दिया और ऐसे टाइम पर उसने खरीद भी लिया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट को पता चलता है कि भाई ये तो ख़राब सामान है, तो ऐसे टाइम पर ये क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, गलत सामान मैंने इसको दिखा दिया, जो दिखाना था वो नहीं दिखाया मैंने, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। मतलब ये भी फ्री कंसर्ट यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से हुआ है। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक की वजह से होता है, ठीक है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोल दिया जाएगा, क्योंकि देखो मिस्टेक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ऐसे टाइम पर होगा क्या कि देखो मिस्टेक, जैसे कि एग्जांपल ले लो, मान लो कि मेरे को सामान कुछ बेचना था, ये वाला सामान बेचना था और मैंने गलती से ये वाला सामान को बेच दिया इस आदमी को। ठीक है, मतलब मेरे को बेचना कुछ और था, मैंने कुछ और बेच दिया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो मिस्टेक की वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो भी वॉइड बोल दिया जाएगा, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, कि ऐसे टाइम पर मान लो आप बोलते हो कि भाई मैंने तो तेरे को गलत सामान बेच दिया लेकिन पैसे दे चलो मेरे को, तो ऐसे टाइम पर आप पैसे उससे नहीं मांग सकते कोर्ट में इन्फोर्स करके, क्योंकि आपने मिस्टेक की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को किया है। ठीक है, तो वहाँ पर फ्री कंसर्ट नहीं था पार्टीज का, जिसके वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह गया। ओके, तो ये इसका फोर्थ मतलब एसेंशियल एलिमेंट है फ्री कंसेंट, कि जो दोनों पार्टीज का कंसर्ट फ्री होना चाहिए। अगर कोई भी मतलब जो कंसेंट है अगर वो इन 5 रीजंस की वजह से आपका कंसेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, तो ऐसे टाइम पर वो कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं बोला जाएगा, वो बोला जाएगा कि इन 5 रीजंस की वजह से आए जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पर, मे भी आपको फोर्थ इसका रीज़न समझ आ गया होगा।
होगा। उसके बाद नाउ देखो, अब फिफ्थ इसका असेंशियल एलिमेंट समझ लेते हैं, जो कि है ना, एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मतलब क्या, कि कोई भी एग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं होना चाहिए कि ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड है, ठीक है। मतलब क्या, आप जैसे मान लो यहाँ पर आप हो, ठीक है, ये अंकित है और ये है करण, ठीक है। वापस से वो एग्जांपल ले लेते हैं। अंकित ने करण को सुपारी दी कि देख तू जो है मेरे दुश्मन को गोली मार दे, ठीक है, मतलब उसका मर्डर कर दे। अब ऐसे टाइम पर देखोगे तो ये डायरेक्टली एक्सप्रेसली पता चल रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो सही कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ठीक है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ऐसे टाइम पर डायरेक्टली, क्योंकि ये वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये बोला गया कि इसका फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट यही है कि कोई भी एग्रीमेंट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए कि वो वॉइड है। अगर वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वही लिखा है देखो यहाँ पर, अ वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब क्या, कि एक वॉइड एग्रीमेंट जो होता है वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता लॉ के द्वारा, सेक्शन 2G के जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इट हैज़ नो लीगल सेंसिटिविटी। मतलब क्या, कि इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं रहता है एक वॉइड एग्रीमेंट का। तो इट डूज नॉट गिव राइट्स टू एनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जिसके वजह से कोई भी ये राइट्स और ऑब्लिगेशन भी नहीं देता है आपको, कि आपकी कोई ऑब्लिगेशन बन जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्म करने की, या फिर आपकी कोई राइट्स बन जाती है कि आपने सामने वाले के लिए कुछ किया तो अब आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। आपका कंसिडरेशन भी फिर आपको मिले ना मिले भरोसा नहीं रहता है, ओके। यहाँ पर आगे देखो क्या लिखा है, कि वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एज दे आर अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसीज लाइक एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज और इन रिस्ट्रेंट ऑफ इलीगल प्रोसीडिंग। मतलब कुछ भी ऐसे गलत गलत काम अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। और क्योंकि वो एक वॉइड एग्रीमेंट है जिसकी वजह से वो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं रहेगी, आप लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते। और कल को अगर मान लो ऐसा होता है कि आपने इसको सुपारी तो दी इसको मारने की, उसने आपसे पैसे भी ले लिए लेकिन उसने मर्डर नहीं किया, तो आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर कि देखो देखो पैसे ले लिए लेकिन अभी तक मर्डर इसने नहीं किया, ठीक है। तो आप कोर्ट में जाकर इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई मतलब आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। अगर वॉइड डिक्लेयर हो जाता है तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट वो जो एग्रीमेंट रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आप चाहते हो कि अगर आपका जो एग्रीमेंट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो आपका जो एग्रीमेंट है वो मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए आपका एग्रीमेंट, ठीक है। यही उसके बाद देखो एक लास्ट जो अपना एसेंशियल एलिमेंट है वो है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अब देखो राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, जैसे कि अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर कई बार होता है कि काफ़ी सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें हमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो पूरी करनी पड़ती है। अगर हम उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरी नहीं करते तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड नहीं रह पाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि देखो जैसे अब कोई प्रॉपर्टी अगर हम खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरे से कोई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, ये दोनों मान लो प्रॉपर्टी का एक्सचेंज करें कि मतलब ये जो है मान लो मैं हूँ या आप हो, ओके। मैंने आपको बोला 1 लाख रुपए दे दो मैं अपना घर बेच दूंगा, ठीक है। आपने बोला ठीक है भैया हमको बेच दो, ओके। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमने बोला ठीक है, ओरली हमने मान लो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने आपको बोला मुँह जबानी की ठीक है आपसे ये तुम्हारा घर, मैंने चाबी दे दी, आपने पैसे दे दिए 1 लाख रुपए, ओके। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारे बीच में, हमने प्रॉपर्टी आपको दे दी, ठीक है। अब हुआ क्या, आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया। ऐसे देखोगे तो लॉ जो है वो आपको बोलता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। अब अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो गवर्नमेंट के हिसाब से देखोगे तो लॉ के हिसाब से देखोगे तो वो जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी मेरे ही नाम पर है, क्योंकि रजिस्टर तो मेरे ही नाम पर ही है। तो कल को मैं चाहूँ तो आपसे वो प्रॉपर्टी वापस छीन भी सकता हूँ, ऐसे टाइम पर आप एनफोर्स भी नहीं करवा पाओगे, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि देखो काफ़ी सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा लीगल फॉर्मेलिटीज़ या फिर कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ होती है जिनको हमें फुलफिल करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स होती है जिनको हमें फुलफिल करना होता है, तभी जाकर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड बन पाता है, ठीक है। तो उन्हें हमें करना पड़ जाता है। तो वही लिखा है कि राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन कई बार डिमांडेड होती है, कि कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को आप ओरली नहीं कर सकते हो, आपको वहाँ पर रिटर्न में ही मतलब कॉन्ट्रैक्ट को बनाना पड़ेगा या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड इन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब होता है बोलना या फिर लिखित में आप कॉन्ट्रैक्ट को करते हो, और इम्प्लाइड का मतलब होता है इशारों ही इशारों में आप कॉन्ट्रैक्ट को कर लेते हो। जैसे अगर मान लो आप रिक्शा वाले को बोलते हो ना, रिक्शा वाले को खाली हाथ दिखाते हो, आप उसको थोड़ी बोलते हो कि मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आप उसको खाली हाथ दिखाते हो, रिक्शा वाला रुक जाता है, उसके बाद आप बैठकर आपका जो भी स्टॉप रहता है वहाँ तक पहुँचकर उससे डायरेक्टली पैसे दे देते हो, ठीक है। तो वहाँ पर इशारों ही इशारों में आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो उसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, ओके।
तो यहाँ पर ये बोला गया कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड इन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी बन सकता है, एक्सप्रेस में भी बन सकता है, मतलब बोले या फिर लिखित में भी, या फिर इम्प्लाइड में भी बन सकता है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन रिटन एंड रजिस्टर्ड इफ सो रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ। मतलब क्या कि अगर लॉ जो है वो कहता है आपको कि आपका जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट है वो लिखित में या फिर रजिस्टर होना चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। यही लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन रिटन एंड रजिस्टर, अगर जो है लॉ आपको ऐसा कुछ कहता है करने के लिए कहता है तब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बोला है गिफ्ट, मॉर्टेज, सेल, लीज। जैसे अगर मान लो आप किसी को भाड़े पे दे रहे हो तो वैसे टाइम पर भी आपको रिटर्न में अपना जो कॉन्ट्रैक्ट वो बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके आगे देखो लिखा है लीज एज अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है उसके अंडर में जो भी मतलब चीज़ें लिखी गई है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, उस हिसाब से ही आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट, डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। मतलब जो जो चीज़ें बोली जाती है, मान लो जैसे इंडियन कंपनीज एक्ट आपको बोलती है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्टर करने पड़ेंगे गवर्नमेंट के पास में, तभी जाकर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड रहेगा। तो ऐसे टाइम पर आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो सारी डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा, आपकी ये रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप ये सारी चीज़ों को नहीं करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। अगर आप ये सारी चीज़ों को कर देते हो, यानी रजिस्ट्रेशन कर देते हो, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड करता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न में लिखना है, अगर आप ये सारी चीज़ें कर देते हो तो तब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी आपको सारे जितने भी इसके असेंशियल एलिमेंट्स थे कॉन्ट्रैक्ट के वो समझ आ गए होंगे 5 के 5। तो अगर आपको में भी कोई भी डाउट नहीं होगा, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हैं। एंड आपको ये भी एक चीज़ बता देता हूँ, देखो कि अगर इनमें से कोई भी एक असेंशियल एलिमेंट अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं रहता है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसके अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी चली जाएगी, ठीक है। तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। ओके, तो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आ जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो यार, जितने भी आपके दोस्त लोग कॉलेज के ग्रुप में थोड़ा शेयर करो। तो वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन लोग भी वीडियोज़ को देख सके। एंड अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अगर आपको लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर मतलब लेक्चर की पीडीएफ को भी ले सकते हो। और वहाँ एंड इंस्टाग्राम पर जाकर वहाँ पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर आप डीएम कर सकते हो, कोई भी मैसेज डालना होगा तो। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब 1-2 दिन बाद देख रहे हो वीडियो को, तो हो सकता है इसकी नेक्स्ट वीडियो आ गई हो, तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।